हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में हमने अभी तक 2-3 टेक्निक्स पढ़ी। अब ये वाली जो टेक्निक है ये पढ़ने जा रहे हैं हम, ठीक है। ये टेक्निक दी थी एक केमिस्ट, वो पेट्रोलियम केमिस्ट था, अमेरिकन पेट्रोलियम केमिस्ट। इसका नाम था D.T. डे। और दूसरा था स्वेट, MS स्वेट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये बॉटनिस्ट था, ये केमिस्ट और ये बॉटनिस्ट। ये दो डिफरेंट फील्ड्स की थी और इनमें गैप भी है। ये इसने 1900 में इस्तेमाल किया ये, और इसने यही टेक्निक दी 1906 में। तो तकरीबन 6 साल का डिफरेंस है दोनों में। इन्हें अलग अलग टाइम पे दिया और अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करते थे। इसने पेट्रोलियम के लिए यूज़ किया, इसने प्लांट एक्सट्रैक्ट के लिए यूज़ किया। अब ये जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है इसको हम दूसरा नाम कहते हैं एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। इससे थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो ये है ये। अब इस क्रोमेटोग्राफी में रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहते हैं। सबसे पहले मैं रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा, उसके बाद में हम इसको समझेंगे। रिक्वायरमेंट्स या मैं अपैरेट्स एंड केमिकल्स बोलूँगा, ठीक है। देखो, रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है कॉलम। मैं बोलूँगा कॉलम। कॉलम क्या रहता है? ये एक गिलास ट्यूब रहता है, इस तरह का एक गिलास ट्यूब, ठीक है। और ये गिलास ट्यूब ऊपर से ओपन रहता है, नीचे से ऐसे टेपरिंग रहता है, और यहाँ पे एक नॉब लगा रहता है, ठीक है। क्लियर? जो आप मतलब खोल सकते हैं इससे या बंद कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो ये है नॉब, ये है ट्यूब, इसको बोलते हैं हम कॉलम। एक्चुअली गिलास ट्यूब है, तो कॉलम इज एक्चुअली गिलास ट्यूब। और इसका लेंथ इज टू ब्रेड्थ जो रेशो रहता है वो रहता है, मैं ऐसा बोलूँगा, वो रहता है 20:1। लेकिन जनरली हम यूज़ करते हैं 10:1। 10:1 मान लीजिए ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर होगा। लेकिन जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड में हम ये लेते हैं, ये याद रखना, ये 20 सेंटीमीटर अगर रहेगा तो ये वाला जो है डायमीटर इसका 1 सेंटीमीटर रहेगा, 20:1, ठीक है। तो ये इसका रेशियो रहता है। अब मान लीजिए अगर 40 सेंटीमीटर है कॉलम, तो इसका मतलब ये 2 सेंटीमीटर रहेगा इसका डायमीटर। क्लियर? तो ये छोटी सी चीज़ है। अब ये आपको समझ में आया होगा, कॉलम का मतलब है एक गिलास ट्यूब जो एक तरफ से बंद रहता है और दूसरी तरफ से खुला। यहाँ से हम ये बंद भी कर सकते हैं, खुला भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। शाबाश। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट, क्योंकि एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है। मैं इसको बोलूँ एडजॉर्बेंट नहीं बोलूँगा, मैं इसको बोलूँगा स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज क्या है? ये एक्चुअली एडजॉर्बेंट है। क्या ये? एडजॉर्बेंट, राइट। ये हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट है, ये चाहिए हमें। अब इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें सिलिका भी ले सकते हैं, सिलिका, या एलुमिना ले सकते हैं, Al2O3 एलुमिना ले सकते हैं, या कोई दूसरा ये ले सकते हैं, कोई दूसरा स्टेशनरी, कोई दूसरा पाउडर जो इनर्ट पाउडर हो। समझ में आया ना? शाबाश। तो ये हो गया। तीसरी जो रिक्वायरमेंट रहती है हमारी वो रहता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, या मैं इसको बोलूँगा इल्यूएंट बोलूँगा मैं, जो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। या हम इसको बोलेंगे मोबाइल फेज़। मोबाइल फेज़ की ज़रूरत पड़ती है, मोबाइल फेज़। तो मोबाइल फेज़ क्या है? इसमें सॉल्वेंट। समझ में आया? ये सॉल्वेंट कैसे सिलेक्ट किया जाता है? सॉल्वेंट जो है ये सिलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पोलरिटी। क्लियर? और ये पोलरिटी कैसे चेक की जाती है? हमें कैसे पता चलेगा कि किस पोलरिटी का सॉल्वेंट हमें चाहिए? देखो, कॉलम लगाने से पहले हम जिस कंपाउंड को कॉलम क्रोमेटोग्राफी से प्यूरिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि कॉलम क्रोमेटोग्राफी एक प्यूरिफिकेशन टेक्निक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा, इट इज़ ए प्यूरिफिकेशन टेक्निक।
कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज प्यूरिफिकेशन टेक्निक, प्यूरिफिकेशन टेक्निक, जैसे इससे पहले हमने क्रोमेटोग्राफीज में पढ़ा। ठीक है, अब अगर हमें कॉलम क्रोमेटोग्राफी करनी है, हमें कोई कंपाउंड प्यूरिफाई करना है, तो कंपाउंड को प्यूरिफाई करने से पहले हमें सॉल्वेंट सिलेक्ट करना है। तो सॉल्वेंट सिलेक्शन जो रहती है, सॉल्वेंट सिलेक्शन वो करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ पोलरिटी। और पोलरिटी कैसे चेक की जाती है, या हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस पोलरिटी का सॉल्वेंट चाहिए, उसके लिए लगाते हैं हम TLC। पहले क्या लगाते हैं, TLC मतलब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी करते हैं। और TLC में ये मिक्सचर जब यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे जो मिक्सचर लगाते हैं, उसके बाद में इसका TLC रन कराते हैं, तो ये जो कंपाउंड से, जो कंपाउंड हमें चाहिए, कंपाउंड का जो RF वैल्यू आना चाहिए, RF ये याद रखना, कंपाउंड का RF वैल्यू 0.2 टू 0.8 के दरमियान आना चाहिए। यानी हम वो सॉल्वेंट लेते हैं जिस सॉल्वेंट में कंपाउंड्स का RF वैल्यू इसके दरमियान आ जाए, वो हम मानते हैं कि वो सूटेबल सॉल्वेंट है, वो सॉल्वेंट हम सिलेक्ट करते हैं। क्लियर, तो वो सॉल्वेंट, और ये सॉल्वेंट जो है ना, ये कभी कभी सिंगल सॉल्वेंट भी लेते हैं हम, सिंगल सॉल्वेंट और मिक्सचर ऑफ 2 और समटाइम्स 3। ठीक है, क्लियर। तो ये सॉल्वेंट सिलेक्शन कैसे करते हैं हम, ये करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ RF वैल्यू, ये याद रखना। और RF कैसे निकालते हैं, बाय TLC। क्लियर, तो ये होगा हमारे रिक्वायरमेंट्स, समझ में आया। और कुछ चाहिए हमें, चौथी चीज़ जो है वो कलेक्शन ट्यूब्स बोलते हैं इनको, कलेक्शन ट्यूब्स क्या रहते हैं, या आप फ्लास्क भी ले सकते हैं, या आप टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हैं, टेस्ट ट्यूब। चलो अब मैं बताता हूँ आपको ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी करते कैसे हैं। ठीक है, इसका तरीका बताता हूँ मैं। देखो, अभी तक हमने देखा कि इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या लगती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रोसीजर से पहले मैं आपको इसका प्रिंसिपल बताऊँ। प्रिंसिपल देखो, इसका जो प्रिंसिपल है ना, वो एडजॉर्प्शन के बेसिस पे, क्योंकि इसको एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी ही कहते हैं। अब डिफरेंट कंपाउंड्स का जो एफिनिटी होता है, एडजॉर्प्शन जो होता है, वो डिफरेंट तरीके का होता है, समझ में आया ना। और दूसरी बात, अगर मैं सिलिका ले लूँ, सिलिका पोलर है, तो पोलर चीज़ें सिलिका पे ज़्यादा एडजॉर्ब होंगी, जल्दी एडजॉर्ब होंगी और तगड़े से एडजॉर्ब होंगी, जबकि नॉन पोलर सब्सटेंसेस जो रहेंगी वो सिलिका पे अच्छी तरह से एडजॉर्ब नहीं होती है, समझ में आया ना। सो हम ये करते हैं कि जब हम कोई चीज़ एडजॉर्ब कराते हैं, उसके बाद में एडजॉर्ब कराने के बाद में उनको इल्यूट कराते हैं, यानी उनको किसी सॉल्वेंट के साथ में बहा ले जाते हैं। क्लियर, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे इसका जो प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल, वो है एक्चुअली एडजॉर्प्शन। समझ में आया। तो यहाँ पे जो सेपरेशन होता है, ये दिख नहीं रहा, मैं आपको दूसरे इंक से बता रहा हूँ। यहाँ पे जो सेपरेशन होता है कॉलम में, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो कंपाउंड्स का सेपरेशन होता है, सेपरेशन डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, एंड डिजॉर्प्शन। समझ में आया ना, क्लियर, शाबाश। तो डिफरेंट मटेरियल्स डिफरेंट रेट पे एडजॉर्ब होते हैं और डिजॉर्ब होते हैं, एंड डिजॉर्प्शन। समझ में, मैंने कोई जल्दी एडजॉर्ब होता है, कोई धीरे से एडजॉर्ब होता है, कोई जल्दी डिजॉर्ब होता है, यानी फास्ट निकल जाता है, कोई जल्दी डिजॉर्ब नहीं होता। इसके बेसिस पे इसमें सेपरेशन होती है। क्लियर, अब देखते हैं इसका प्रोसीजर। तो प्रोसीजर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। ठीक है, प्रोसीजर, इसको गौर से देखना जो हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं हम लेते हैं एक कॉलम लिया, ठीक। इस कॉलम को
आप सिलेक्ट करते हैं कि आपका कंपाउंड कितना है। कंपाउंड ज़्यादा होगा तो बड़ा कॉलम लेते हैं, अगर छोटा कंपाउंड होगा यानी कंपाउंड की क्वांटिटी अगर कम है तो छोटा कॉलम लेते हैं। और दूसरा लेंथ ऑफ कॉलम जो है वो डिपेंड करता है पोलरिटी डिफरेंस पे। तो मैं ऐसा बोलूँगा, अगर कंपाउंड्स में सपोज ए और बी का मिक्सचर है, ए बी ए मिक्सचर है, ठीक, और इनमें पोलरिटी डिफरेंस जो रहेगा, पोलरिटी डिफरेंस अगर वो ज़्यादा है तो कॉलम जो हम छोटा लेते हैं, यानी कॉलम लेंथ स्मॉल लेनी पड़ती है, कॉलम लेंथ स्मॉल। समझ में आया ना? सो पोलरिटी डिफरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कॉलम, या लेंथ ऑफ कॉलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलरिटी डिफरेंस। अगर पोलरिटी डिफरेंस कम है तो फिर आप कॉलम भी लंबा लेंगे, ठीक। कॉलम लिया, उसके बाद में इसमें या तो यहाँ पे गिलास फिट रहता है पहले से ही, क्योंकि जो नए कॉलम आते हैं उनमें यहाँ पे गिलास फिट रहता है। अगर गिलास फिट नहीं है तो इसके अंदर आप सबसे पहले यहाँ पे गिलास वूल डालेंगे, गिलास वूल और कॉटन, ठीक है, ठीक, ये आप पैक कर देंगे इसमें। और यहाँ पे रहता है नॉब, नॉब यहाँ पे ओपन भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, ठीक। ये डाल दे गिलास कॉटन यहाँ पे। उसके बाद में क्या करते हैं हम लेते हैं, सपोज सिलिका लेना है हमें। उसके बाद में क्या लेना है, सिलिका, सॉरी सिलिका लिया। सिलिका को हम डायरेक्ट ड्राई पाउडर भी डाल सकते हैं इसमें, यानी इसमें ड्राई पाउडर डाल दो, सिलिका यहाँ तक पैक कर दो, उसके ऊपर फिर सॉल्वेंट डालो। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है सिलिका लेते हैं और ये सॉल्वेंट में डालते हैं, सिलिका प्लस सॉल्वेंट, तो हमको मिल जाती है स्लरी। क्या मिल जाती है? हमको मिल जाती है स्लरी, ठीक। समझ में आया ना? जैसे आप आटा थोड़ा सा पानी में डाल देंगे तो वहाँ पे आपको ऐसे स्लरी टाइप मिल जाता है, पेस्ट टाइप मिल जाता है। क्लियर? ये स्लरी मिल गया। अब स्लरी को हम इसमें डाल देते हैं, यानी मैं कॉलम लूँगा, यहाँ पे ये कॉलम है, ठीक, इसको मैं यहाँ पे बनाऊँगा, ये इसका नॉब है। क्लियर? और यहाँ पे हमने इसमें गिलास वूल डाल दिया है ताकि सिलिका यहाँ से बह न जाए, नीचे न जाए, गिर न जाए। क्लियर? इसका मतलब ये रहता है, सिलिका वूल, ये जो गिलास वूल हमने डाला है, इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से कंपाउंड या ये जो सिलिका हम डालेंगे इसमें, वो यहाँ से गिर न जाए। क्लियर? ये हो गया। उसके बाद में क्या करते हैं हम, उसके बाद में इसमें सिलिका डालते हैं। सिलिका जो पेस्ट था ना हमारे पास में, ये जो स्लरी है, ये वाली स्लरी, ये स्लरी इसमें डिकेंड करते हैं, ठीक है। तो ये कॉलम आपको ऐसे लग जाएगा कि ये भर रहा है, इसमें स्लरी भर जाएगी, लेकिन ये लिक्विड होगा, है ना। क्लियर? ये भर गया स्लरी इसमें, और कुछ स्लरी इसमें ऐसे चिपक जाएगा, ऐसे यहाँ पे दीवार के साथ चिपक जाएगा, ठीक। ये हो गया, भर दिया हमने इसमें स्लरी। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद में ये नॉब ओपन करते हैं, नॉब करते हैं ओपन, तो हमें ऐसा रिज़ल्ट मिलता है। देखो ये स्लरी है, ये कॉलम है, सॉरी कॉलम है, और यहाँ पे नॉब है, ठीक। यहाँ पे इसमें स्लरी थी, स्लरी, ये स्लरी अब थोड़ा सा ड्राई हो जाएगी, है ना, मैं बोलूँगा सेमी ड्राई, क्योंकि हम इसमें से ये सॉल्वेंट जो नहीं, जो एक्स्ट्रा सॉल्वेंट है वो यहाँ से छोड़ देंगे बाहर ऐसे, ठीक। और ये ड्राई हो जाएगा और यहाँ तक आ जाएगा, ये सिलिका भर गया यहाँ तक, ठीक, क्योंकि ये स्लरी है। यानी ऊपर से आप डालते हैं, उसके बाद में नॉब खोल देते हैं, इसमें से सॉल्वेंट बाहर गिरेगा, लेकिन सिलिका बाहर नहीं गिरेगा, क्योंकि सिलिका यहाँ पे हमने कॉटन रखा है या गिलास वूल रखा है, ये इसको सिलिका को बाहर नहीं गिरने देगा। अब जो यहाँ पे दीवार के साथ में चिपका होता है ना, उसको हम थोड़ा सा सॉल्वेंट डालते हैं, ड्रॉप वाइज सॉल्वेंट, और इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं, ठीक है।
क्लीन करने के बाद में यहाँ तक आ जाता है। ठीक, अब देखो जब हमने इसमें से सॉल्वेंट निकाल दिया, सॉल्वेंट हम पूरा नहीं निकालते, हम सिर्फ उतना सॉल्वेंट निकालते ताकि ये जो सॉल्वेंट लेयर है ना ये इसको टच करे, लास्ट लेयर ऑफ सिलिका जो है ना उसको सॉल्वेंट टच करना चाहिए। समझ में आया? तो हमको इस तरह का कॉलम मिलता है। अब ये है कॉलम, ठीक, और इसमें हमने सिलिका भर दिया। ठीक, सिलिका जो है यहाँ पे ये अब कहलाएगा, यहाँ का ये मैं ऐसे गिलास फूल रख दूंगा और यहाँ का जो सिलिका है यहाँ से यहाँ तक ये कहलाएगा अब स्टेशनरी फेज। ये हो गया इसमें पैक। ठीक है, ये कॉलम पैक हो गया यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं बोलूँगा ये स्टेशनरी फेज है। समझ में आया? शाबाश। अब देखो क्या करते हैं हम, उसके बाद में क्या करेंगे। अब इसके बाद में ये कॉलम हमारा तैयार होगा, रेडी होगा। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यूज़ करने के लिए हमें सैंपल चाहिए। सैंपल क्या कर सकते हैं हम, सैंपल जो है सैंपल आप लिक्विड फॉर्म में ले सकते हैं। लिक्विड लेंगे तो इसमें यहाँ पे ड्रॉप वाइज यहाँ पे ऐड कर दो, और ऐसे केयरफुली ऐड करना है कि ये इधर उधर नहीं जाना चाहिए, यानी इसमें पूरा फैल जाना चाहिए, यानी यहाँ से यहाँ तक फैल जाना चाहिए। ये सैंपल है। ठीक, ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका, हम यही कॉलम लेंगे। ठीक, ये मैं अब रफली बना रहा हूँ। ये कॉलम लेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलिका है ये भरा हुआ। ठीक, अब इस सिलिका में क्या करेंगे, हम इसमें सैंपल डालेंगे। लेकिन सैंपल कैसे डालेंगे, अब सैंपल का हम अलग स्लरी बनाएंगे सिलिका के साथ। सैंपल प्लस सिलिका, थोड़ा सा सैंपल थोड़ा सा सिलिका। मान लीजिए इतना सैंपल लिया हमने और इतना सिलिका प्लस सैंपल का स्लरी बना दिया। वो स्लरी हम यहाँ पे पैक कर देंगे इसमें। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि ये क्या है, ये तो ये है सैंपल इन सिलिका स्लरी। ठीक है, हो गया। अभी तक ये वेट है कॉलम, इसको कॉलम को ड्राई नहीं होने देना। डोंट लेट कॉलम ड्राई। ठीक है, टू गेट ड्राई, यानी इसको ड्राई होने नहीं देना है। क्लियर? ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद में हम करते हैं अपने सॉल्वेंट का इस्तेमाल, मोबाइल फेज का इस्तेमाल। ठीक है, ये सॉल्वेंट ये हो गया सैंपल, यहाँ तक सिलिका डाल दिया, सैंपल डाल दिया यहाँ पे। अब हमारे पास में कॉलम है, ये है कॉलम। ठीक, इस कॉलम में हमने सब कुछ फिक्स कर दिया। क्लियर? यहाँ पे हमने यहाँ तक ये सैंपल डाल दिया, यहाँ से यहाँ तक सिलिका था, है ना, यहाँ से यहाँ तक सिलिका था ये। अब देखो उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद में इसमें सॉल्वेंट ऐड करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्वेंट ऐड करते हैं। सॉल्वेंट ऐड करने से क्या होगा, देखो सॉल्वेंट लेते हैं हम, अगर कंपाउंड पोलर है तो सॉल्वेंट भी पोलर लेते हैं। ये मैंने पहले ही बताया, जिस हिसाब से हमारा कंपाउंड होगा उसी हिसाब से हम सॉल्वेंट लेते हैं। ज़्यादा पोलर कंपाउंड तो ज़्यादा पोलर सॉल्वेंट। अब इसमें हमारे पास में दो तरीके हैं यानी सॉल्वेंट ऐड करने की। सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट हमारा मोबाइल फेज है ना, मोबाइल फेज। अब मोबाइल फेज इसमें से रन कराना है, ये मोबाइल फेज इसमें से रन कराना है, यहाँ से बह जाना चाहिए। दिस रनिंग ऑफ मोबाइल फेज थ्रू कॉलम इज कॉल्ड इल्यूजन। ठीक, क्या बोलते हैं इसको? इल्यूजन। सो इल्यूजन क्या है? फ्लोइंग सॉल्वेंट थ्रू कॉलम बेड। ठीक है, कॉलम, इसको बोलते हैं इल्यूजन। ये इल्यूजन हमारे पास में दो तरह के रहते हैं। एक को बोलते हैं हम ग्रेडियंट इल्यूजन, ठीक है, तो दूसरे को बोलते हैं सक्सेसिव इल्यूजन। क्या बोलते हैं? सक्सेसिव इल्यूजन। मैं लिखूंगा यहाँ पे सक्सेसिव इल्यूजन, इसको लिखूंगा मैं ग्रेडियंट इल्यूजन। ठीक है, ये दोनों, चलो
ये दोनों जो है ना, ये दोनों टेक्निक्स इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन मैं इसको वोट दूंगा। अब बताऊंगा मैं क्यों। देखो ये वाली जो है ना, ये सक्सेसिव कोलिजन इल्यूजन का मतलब रहता है, यानी हम पहले एक सॉल्वेंट डालते हैं, यानी सॉल्वेंट 1, सॉल्वेंट 2, सॉल्वेंट 3, ने पहले एक सॉल्वेंट डाल दिया, उससे एक कंपाउंड निकलेगा जो उस सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, वो निकल जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये मिक्सचर है ना, यहाँ पे मिक्सचर है, सैंपल में मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स, तो एक कंपाउंड निकल गया। उसके बाद में सॉल्वेंट चेंज करते हैं तो दूसरा सॉल्वेंट डालते हैं तो दूसरा कंपाउंड निकलेगा, फिर सॉल्वेंट चेंज करते हैं, तीसरा सॉल्वेंट डालते हैं, तीसरा अलग टाइप का कंपाउंड निकलेगा। लेकिन आपको मालूम है, देखो सॉल्वेंट्स में कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी चेंज हो सकती है, एक की ज़्यादा रहेगी दूसरी की कम, लेकिन थोड़ा बहुत, सपोज ये जो सॉल्वेंट है इसके साथ में कंपाउंड 1 आ गया CpD1, तो थोड़ा सा इसमें कंपाउंड 2 भी आ जाएगा। इस तरह से कंपाउंड 2 में कंपाउंड 2 आ गया तो इसमें थोड़ा सा कंपाउंड 3 भी आ जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा जो सैंपल है ना, वो अच्छा प्यूरिफाई नहीं होगा, यानी ये टेक्निक उसके लिए अच्छी नहीं है। इसके ड्रॉबैक्स, अब जो ग्रेडियंट इल्यूजन है, ग्रेडियंट इल्यूजन में बताऊंगा क्या होता है। ये अच्छी टेक्निक है। देखो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हमने कॉलम लिया, ठीक, कॉलम लिया, इस कॉलम में यहाँ पे पैकिंग की हुई है, यहाँ पे अपना सैंपल डाला हुआ है। अब हम सॉल्वेंट डालेंगे, सॉल्वेंट सपोज आम तौर पर लैब्स में बताता हूँ, आम कंपाउंड्स के लिए क्या किया जाता है। सपोज आपके पास में एक छोटा सा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, उसका मिक्सचर है, तो आप क्या करेंगे, आप पहले लेंगे सॉल्वेंट, सपोज हेक्सेन, हेक्सेन ये लेंगे आप 100%, क्या लेंगे 100%, ये आपने सपोज 20 ml इसमें से रन कर दिया, ठीक है, और ये आपने एक ट्यूब में कलेक्ट किया, एक ट्यूब में कलेक्ट किया, तो ये हो गया आपका एक ट्यूब कलेक्ट, ये ट्यूब 1। उसके बाद में दूसरा ट्यूब भरेगा, वो आप ट्यूब 2 लेंगे, यहाँ पे आपने जमा करके रखा ट्यूब 2, यहाँ पे रख रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद में ये जब सॉल्वेंट इसमें से ख़त्म होगा, सपोज 20 ml सॉल्वेंट ख़त्म हुआ, हम नए 20 ml लेंगे। अब लेंगे हम सपोज हेक्सेन प्लस डाल देंगे इसमें इथाइल एस्टेट, ये लेंगे हम 95, सपोज 95:5 चलेगा, यानी अब 5% मैंने इसमें से या 2% मैंने इसमें थोड़ा पोलरिटी बढ़ा दी। हेक्सेन नॉन पोलर है, इथाइल एस्टेट या डाइक्लोरोमीथेन पोलर है। अब अगर मैंने 5% इसमें डाल दिया, ये क्या दिया, डाल दिया 5% इथाइल एस्टेट, तो इसका मतलब मैंने थोड़ी सी पोलरिटी बढ़ा दी। फिर मैं कहूँगा हेक्सेन इज़ टू इथाइल एस्टेट, यानी इसमें ई लिखूँगा मैं, ये लिखूँगा मैं 90:10, फिर ऐसे ही 85:15, फिर 80:20, ऐसे पोलरिटी बढ़ाते जाऊँगा मैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ये जो सॉल्वेंट है ना, इसको मैं ये जो इल्यूएंट है, जो ऊपर से सॉल्वेंट बह के आ रहा है, इनको मैं कलेक्ट करते जा रहा हूँ ट्यूब्स में, अलग अलग ट्यूब्स में, ठीक है, ठीक, समझ में आया ना। अब देखो इनमें से जो सबसे लेस पोलर होगा, कम पोलर, लेस पोलर, वो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा, और जो इनमें मोर पोलर होगा, मोर पोलर, वो पीछे रह जाएगा। ये मोर पोलर कंपाउंड, मोर पोलर, लेस पोलर कंपाउंड सबसे पहले इधर आ जाएगा, निकल जाएगा। उसके बाद में कुछ देर के बाद में पोलर कंपाउंड भी नीचे आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया ना। लेकिन ये जो सॉल्वेंट्स है ना, ये हमने अलग अलग ट्यूब्स में सिलेक्ट मतलब कलेक्ट किए हैं। अब देखो क्या करेंगे हम, अब हम हर एक ट्यूब का TLC लगाएंगे, इसकी भी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसकी भी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसकी भी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, सबकी लगाएंगे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब जिस जिस ट्यूब के सैंपल का TLC सेम रहेगा उनको हम मिक्स कर देंगे, और जिनका TLC अलग आएगा उनको हम अलग रख देंगे। सपोज अप टू 4, ये 5 है, ये 6, अप टू 4, यानी 2, 1, 2, 3, 4 इनका TLC सेम आया,
तो इनको हम मिक्स कर देंगे, इसका मतलब इनमें सेम कंपाउंड है। अब ट्यूब 5 और 6 इनका अगर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी अलग अलग आया तो इनको हम अलग कलेक्ट करेंगे। समझ में आया ना? क्लियर? शाबाश। तो अभी तक हमने देखा कि हमारे पास में जो कंपाउंड्स है वो अलग अलग हो गए। कैसे अलग अलग हो गए? बाय रनिंग सॉल्वेंट थ्रू दिस कॉलम। इन सॉल्वेंट्स को बोलते हैं मोबाइल फेज, है ना, या इल्यूएंट बोलते हैं इन्हें, जो इल्यूट करते हैं उसको, सैंपल को जो इल्यूट करते हैं। समझ में आया? तो ये तो हो गया। अब देखो, जो सबसे पहली क्रोमेटोग्राफी यूज़ की गई थी, जो स्वेट ने, SWETT, स्वेट ने जो क्रोमेटोग्राफी यूज़ की थी, उसने क्या किया था? उसने एक कॉलम लिया, कॉलम को चॉक पाउडर यानी कैल्शियम सल्फेट से पैक किया, जैसे हम इससे करते हैं पैक, राइट। इससे पैक किया यहाँ तक। मैं इसको थोड़ा सा डिम कलर से बना दूंगा। इसने सपोज यहाँ तक सिलिका या कैल्शियम सल्फेट से इसको पैक किया, राइट। पैक करने के बाद में क्या किया? पैक करने के बाद में इसमें से कलर्स डाले। कलर्स यानी ये जो प्लांट एक्सट्रैक्ट है ना, प्लांट्स का रस, पत्तों का रस, वो इसमें डाल दिया, ठीक। डालने के बाद में उसको क्या दिख गया? उसको ऐसे अलग अलग बैंड्स नज़र आने लगी। उसको यहाँ से यहाँ तक एक इस तरह का बैंड नज़र आने लगा। फिर यहाँ पे बीच में कुछ अलग, यहाँ पे अलग कलर का बैंड नज़र आने लगा, जैसे यहाँ पे ये बैंड नज़र आने लगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो कोई दूसरा है और एक बैंड इसको यहाँ पे नज़र आने लगा, ठीक। और इस तरह से एक बैंड यहाँ पे नज़र आने लगा। तो इसको ये इस तरह के कलर बैंड्स मिल गए, कलर बैंड्स, ठीक है, इस तरह कलर बैंड्स। अब उसने क्या सोचा कि जब हम इसमें से कंपाउंड पास कराते हैं, ये अलग अलग हो जाते हैं। उसने इसको नाम दिया कलर राइटिंग, यानी एक आम सा रस, जो प्लांट्स का सिंपल रस था, सैप था, वो अलग अलग कलर्स में कन्वर्ट हो गया। तो परेशान हो गया कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ। समझ में आया ना? अलग अलग कलर्स में ये क्यों कन्वर्ट हुआ। उसने फिर सोचा कि ये जो कलर्स है, दीज आर डिफरेंट कंपाउंड्स। समझ में आया ना? तो इस कलर बैंड्स के नाम पे नाम दिया गया था इसका क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी यानी कलर राइटिंग। समझ में आया ना? उस ज़माने में वो क्या करते थे, वो ऐसे कलर बैंड बनाते थे। पहले सपोज रस इसमें से पास किया तो कलर बैंड्स मिल जाते थे। ये मान लीजिए एक कंपाउंड है, ये लेस पोलर है, ये थोड़ा सा मोर पोलर है, इससे ज़्यादा पोलर है, इससे ज़्यादा पोलर है। ऑन द बेसिस ऑफ पोलरिटी अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद में वो क्या करते, वो इस कॉलम को पूरा ड्राई करते थे, यानी ड्राई करते थे। ड्राई करने के बाद में इसको कॉलम को अलग निकालते, फिर इसको चाकू से काटते थे, यहाँ से यहाँ तक एक केक काटते थे, फिर ये केक काटते थे, फिर ये। तो इनको अलग अलग कंपाउंड्स मिल जाते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं किया जाता। आजकल आपको कॉलम में बाहर से कलर भी नहीं दिखते। आप सिंपली सैंपल इसमें से डालो ऊपर और सॉल्वेंट इसमें रन कराओ, तो आपको एक एक कंपाउंड मिलता जाएगा, एक एक कंपाउंड निकलता जाएगा। और वो कंपाउंड आपको इनमें ट्यूब्स में कलेक्ट करने। समझ में आया ना? अब ये जो ट्यूब्स है ना, आपको सपोज 50 ट्यूब्स मिल गए, इसमें सपोज 10 ट्यूब्स की थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एक जैसी आ रही है, तो इसका मतलब इन 10 ट्यूब्स में एक ही सैंपल है, एक ही तरह का सैंपल है। समझ में आया? और जिन जिन ट्यूब्स का थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी मैच होता है, यानी मिलता है आपस में, तो उनको हम मिक्स करते हैं। इसका मतलब उनमें एक ही तरह का कंपाउंड है। समझ में आया ना? अगर TLC डिफ़र हो गई तो इसका मतलब डिफरेंट कंपाउंड्स। समझ में आया? ये था यहाँ तक कॉलम क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक। देखो आजकल क्या किया जाए, आजकल इसमें थोड़ी सी एडवांसमेंट आ गई है। देखो मैं कॉलम दिखाता हूँ कैसे होता है। ये नॉब रहता है यहाँ पे, ये कंट्रोल करने के लिए सॉल्वेंट बंद करना है कि छोड़ना है। क्योंकि जब हम पैक करते हैं ना स्टार्ट में कॉलम,
तो उस टाइम पे हमें ये बंद करना पड़ता, नहीं तो ऊपर से हम डालेंगे ये नीचे से बह जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कॉलम को ड्राई नहीं होने देना है। और दूसरी बात, कॉलम पैक करते समय अगर एयर बबल आ गया, एयर बबल, तो ये प्रॉब्लम कर देगा। एयर बबल नहीं आने देना है। एयर बबल आपको दिख जाता है बाहर से, आपको बबल दिख जाता है क्योंकि गिलास ट्यूब है ना, आपको बबल दिख जाता है। ये बबल को निकालने का क्या तरीका है, इसको करना पड़ता है टैप, टैप ऐसे खटकाना पड़ता है, इसको ऐसे ठक 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 करके टैप करो, तो टैपिंग करो इसको, टैपिंग। टैपिंग से क्या होता है, बबल रिमूव होता है, बबल रिमूव होता है। ये हो गया एक। दूसरी बात, इसके ऊपर आप सॉल्वेंट टैंक भी फिक्स कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने इसमें कॉर्क लगा दिया, इसको कॉर्क लगा दिया, ऊपर से आप सॉल्वेंट टैंक इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट टैंक, ये सॉल्वेंट इसमें भर सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी बात, इसमें थोड़ी जगह खुली छोड़नी चाहिए। आपको कॉलम पूरा पैक नहीं करना है, थोड़ी सी जगह खुली क्यों छोड़नी है, ये सॉल्वेंट के लिए, सॉल्वेंट के लिए। क्लियर। अब अगर आपका कॉलम ज़्यादा पैक हुआ है और ये रन नहीं हो रहा है जल्दी, तो आप उसको और एक तरीका कर सकते हैं। तरीका क्या करना है, आप कॉलम लेंगे, कॉलम लेंगे, कॉलम को ऊपर से आप पंप लगा सकते हैं। ये मान लीजिए पंप है, यानी ये देंगे आप, आपने कॉलम पैक किया, इसमें सैंपल डाला, सॉल्वेंट डाला, इसके बाद में इसको आप पंप से जोड़ सकते हैं। पंप इन्हें प्रेशर दे सकते हैं, नाइट्रोजन का प्रेशर या सिंपली एयर का प्रेशर, अगर आपका कंपाउंड सेंसिटिव नहीं है तो इस पंप से ये फास्ट हो जाता है, फास्ट, ठीक है। इसके बेसिस पे और एक क्रोमेटोग्राफी बनाई गई, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, उसको बोलते हैं हाई प्रेशर कॉलम क्रोमेटोग्राफी या हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, या कॉलम क्रोमेटोग्राफी। वो हम किसी अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बताने जा रहा था यहाँ पे। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्यों करते हैं हम इस्तेमाल, हमारे पास में और भी कई टेक्निक्स हैं। जैसे हमारे पास में एक रिक्रिस्टलाइजेशन, वो इससे सस्ती टेक्निक है रिक्रिस्टलाइजेशन। लेकिन रिक्रिस्टलाइजेशन जो है ना, रिक्रिस्टलाइजेशन में हम सिर्फ सॉलिड को क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। लिक्विड्स का क्या करेंगे, लिक्विड्स जो ना, चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो, क्रोमेटोग्राफी से आप सबको प्यूरीफाई कर सकते हैं। इसमें कोई बंदिश नहीं है। थोड़ा सा लेंथी है प्रोसीजर, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली टेक्निक है ये प्यूरिफिकेशन टेक्निक। समझ में आना। तो ये याद रखना, कॉलम क्रोमेटोग्राफी को यूज़ किया जाता है फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स, या अगर आपको डायस्टीरियोमर्स या स्टीरियो आइसोमर्स अलग अलग करने हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आई होप कॉलम क्रोमेटोग्राफी आपको यहाँ तक इतना तो समझ में आया होगा, थोड़ा आइडिया मिल गया होगा। और मैं फिर से सजेस्ट करूँगा, सिर्फ लेक्चर्स पे इन्हिसार मत करो। जो आपको बुक्स मिलती है, चाहे किसी की भी बुक हो, कोई भी बुक हो, तो वो बुक्स जो है ना थोड़ा सा पढ़ा करो आप, ठीक। यहाँ से आइडिया ले लो, ये समझने के लिए काफ़ी है, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद में अपनी नॉलेज के लिए बुक्स भी पढ़ा करो और बुक्स पढ़ने की आदत डालो, ठीक है। तो आज इतना ही, चलो बाय।